हेलो फ्रेंड्स, आई एम कविता, पीएचडी लॉ स्कॉलर। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ रिकैप बाय कविता पर स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करेंगे जूरिस्प्रूडेंस, जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप एलएलबी और एलएलएम और एलएलबी लॉ से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी में एलएलबी से लेकर के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिलता ही है। जैसे पीसीएसजे और उत्तराखंड पीसीएसजे अभी आने वाला है, उसमें भी आपके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसकी जो जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है, बहुत सारे जूरिस्ट रहे हैं, सबने अपने अपने विचार अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, जो आज हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विधि शास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र विस्तार, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं। विधि शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य मनुष्य के आचरण, व्यवहारों तथा कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस, देखिए जूरिस्प्रूडेंस को क्या बताया गया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य मनुष्य के आचरण, व्यवहारों तथा कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति बनाए रखता है। समाज में देखिए, इसमें बोला गया है विधि एक ऐसा माध्यम है, मीन्स लॉ एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य में मनुष्य के आचरणों तथा व्यवहारों, कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण, जो मनुष्य के जो आचरण है, व्यवहार है, जो उसकी एक्टिविटीज़ है, उसका बिहेवियर है और उसके जितने भी आचरण है, व्यवहार है और कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण, एक कंट्रोल रखा जा सकता है और समाज में, जिससे समाज में शांति बनाए रखता है। मीन्स वह अपनी मतलब जो ऐसे कृत्य नहीं कर सकता जिससे समाज में अराजकता का माहौल पैदा हो जाए, और जैसे दंगे फसाद ये सब नहीं कर सकता। उसको एक लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने आचरण, अपने व्यवहार को करना होगा। और ये सब किसके द्वारा होता है? लॉ के द्वारा। ज्ञान की वह प्रथम शाखा जिसमें विधि का अध्ययन किया जाता है, विधि शास्त्र है। देखिए, जिसमें हम ज्ञान की वह प्रथम शाखा जिसमें विधि का अध्ययन किया जाता है, नॉलेज का वह ये फर्स्ट ब्रांच है जिसमें हम विधि का, जो हम जहाँ हमें लॉ पढ़ने को मिलता है। मीन्स इसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ, लॉ की परिभाषा क्या है, नेचर ऑफ लॉ, विधि की प्रकृति क्या है, सोर्स ऑफ लॉ, विधि के स्रोत क्या है, स्कोप ऑफ लॉ, विधि का विकास क्या है, पर्पज ऑफ लॉ, विधि का प्रयोजन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, विधि का वर्गीकरण क्या है, व्हाट इज लॉ, विधि के व्हाट इज राइट इन लॉ, विधि में अधिकार क्या है, और ड्यूटीज ऑफ लॉ, और विधि का कर्तव्य क्या है, पर्सन्स इन लॉ, पावर्स इन लॉ, विधि में क्या शक्ति है, और लाइबिलिटी ऑफ लॉ, विधि में क्या दायित्व है। ये सब बातों को जूरिस्प्रूडेंस में हमको पढ़ने को मिलता है। जब हमें ये सब का पता चल जाता है, तब आप लॉ की जानकारी को पूरा प्राप्त कर लेते हैं। और ये सब हमें कहाँ मिलता है? विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत ये सब हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विधि के अंतर्गत विधि की परिभाषा, व्याख्या, प्रकृति तथा इसके उद्गम तथा तत्वों व प्रयोजनों आदि से संबंधित विधिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विधि शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन रोम में प्रारंभ हुआ। विधि शास्त्र का जो सर्वप्रथम अध्ययन हुआ था, वह कहाँ? रोम में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो लैटिन शब्दों जूरिस और प्रूडेंसिया के योग से हुई है। ठीक है, अब जूरिस का तात्पर्य विधि से है, मीन्स लॉ से है, जबकि प्रूडेंसिया शब्द का अर्थ ज्ञान अर्थात शाब्दिक अर्थ के अनुसार विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान भी कहा जाना चाहिए, परंतु यथार्थ में ये वन टाइम आएगा।
यथार्थ में यह विधि का ज्ञान मात्र न होकर विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, विधि का ज्ञान मात्र न होकर यह क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है। इसलिए सामंत इसे विधि का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ कहते हैं। यहाँ विज्ञान का आशय क्रमबद्ध ज्ञान से है। ठीक है, मतलब हम इसको क्या कहेंगे, नॉलेज ऑफ लॉ ही ना कह करके विज्ञान का आशय क्रमबद्ध ज्ञान से है, इसको क्रमबद्ध ज्ञान भी हम कह सकते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पढ़ा है, परंतु यथार्थ में विधि का ज्ञान मात्र न हो करके, नॉलेज ऑफ लॉ ना हो करके, इसको हम विधि का क्रमबद्ध ज्ञान भी कह सकते हैं। विधि का क्रमबद्ध ज्ञान होने के कारण ही सामंत महोदय ने इसको क्या कहा है, विधि का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ विज्ञान का आशय क्रमबद्ध ज्ञान से ही है। जो साइंस ऑफ लॉ है इसका आशय भी किससे है, क्रमबद्ध ज्ञान से। विधि शास्त्र की परिभाषा चलिए देखते हैं, इस ज्यूरिस ने विधि शास्त्र के बारे में क्या कहा है। सबके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, किसने कैसे करके विधि शास्त्र को परिभाषित किया है। अल्पियन के समय में विधि शास्त्र को उचित एवं अनुचित का विज्ञान, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, किसने कहा है, अल्पियन ने। देखिए गाइस, ये जो अल्पियन की जो डेफिनेशन है बहुत बार हर एग्जाम में भर भर के पूछे जाता है। उचित एवं अनुचित का विज्ञान, जस्ट एंड अनजस्ट, किसने कहा है विधि शास्त्र को, या किसने कहा है, अल्पियन ने। ठीक है, सामंत विधि शास्त्र को नागरिक विधि के विज्ञान, साइंस ऑफ सिविल लॉ के रूप में मानता है। ठीक है, किसने कहा है, नागरिक विधि का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ सिविल लॉ के रूप में मानते हैं। किसने कहा है, सामंत ने। सामंत ने विधि शास्त्र की व्याख्या दो अर्थों में की है। पहले यानी कि विस्तृत अर्थ में इसे नागरिक विधि का विज्ञान कहा है, तो दूसरे अर्थ में जिसकी विषय वस्तु सीमित है में इसे नागरिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, इसने क्या कहा है, जो विस्तृत अर्थ में क्या कहा है, नागरिक विधि का विज्ञान, जिसे कहेंगे हम साइंस ऑफ सिविल लॉ। ओके, साइंस ऑफ सिविल लॉ एंड, और सीमित अर्थ में क्या बोला है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ये दोनों स्टेटमेंट सामंत के पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ सिविल लॉ एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, किसने कहा है, सामंत। सामंत ने सिविल विधि के विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र के निम्न रूप बताए हैं। अब देखिए वह कितने भागों में सामंत ने विधि शास्त्र को डिवाइड किया है, सिविल विधि के विज्ञान के रूप में। ओके, साइंस ऑफ सिविल लॉ के रूप में, नंबर 1 विधिक प्रतिपादन, लीगल एक्सपोजिशन। ठीक है, लीगल एक्सपोजिशन। नंबर 2 वैधानिक इतिहास, लीगल हिस्ट्री। नंबर 3 वैधानिक विज्ञान, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। इन 3 रूप में डिवाइड किया है साइंस ऑफ सिविल लॉ को के आधार पर। ठीक है, फिर है डाइजेस्ट नामक अपनी पुस्तक में प्रसिद्ध रोमन विधि शास्त्री अल्पियन ने विधि शास्त्र को उचित एवं अनुचित का विज्ञान, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट लिखी है। किसमें लिखा है, अल्पियन। डाइजेस्ट किसकी बुक है, अल्पियन की, जिसमें इन्होंने विधि शास्त्र को लिखा है उचित एवं अनुचित का विज्ञान, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ओके, उचित एवं अनुचित का विज्ञान किसने कहा है, अल्पियन ने। और कौन सी बुक में कहा है, डाइजेस्ट में। ख्याति लब्ध अमेरिकी विधि शास्त्री डीन रस्कोपाउंड ने विधि शास्त्र को सामाजिक अभियंत्रण, सोशल इंजीनियरिंग कहा है। किसने कहा है, सोशल इंजीनियरिंग, डीन रस्कोपाउंड ने। ठीक है, रस्कोपाउंड ने विधि शास्त्र को सामाजिक अभियंत्रण मीन्स सोशल इंजीनियरिंग कहा है। ठीक है, सिसरो विधि शास्त्र को ज्ञान का दार्शनिक पक्ष मानता है। ठीक है, क्या मानता है, ज्ञान का दार्शनिक पक्ष। मोले के अनुसार विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य साधारणतः वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। ठीक है,
मौले ने क्या कहा है कि विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य साधारणतः वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। ठीक है, यही कारण है कि विधि शास्त्र को विधि सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं गहन क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। आंग्ल विधिशास्त्री ऑस्टिन ने, विधिशास्त्री है ये, आंग्ल विधिशास्त्री ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन, द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, किसने कहा? द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ऑस्टिन ने। ठीक है, ऑस्टिन ने कहा है, विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन कहा है। उनके मतानुसार विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ है विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण करना। क्या है उनके मतानुसार, ऑस्टिन के मतानुसार क्या कहा गया है विधि शास्त्र को? विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ है, ऑस्टिन के अनुसार, विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण करना, फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। ओके, प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने विधि शास्त्र को लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन कहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन किसके द्वारा कहा गया है? ये किसका स्टेटमेंट है? जूलियस स्टोन का। निरूपित किया गया है, जिसका आशय यह है कि वर्तमान ज्ञान के अन्य स्रोतों के आधार पर अधिवक्तागण विधि की धारणाओं, आदर्शों तथा पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं उसे विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जा सकता है। ठीक है, स्टोन के अनुसार विधि शास्त्र की विषय वस्तु का वर्गीकरण। अब देखिए स्टोन ने विधि शास्त्र को कैसे वर्गीकृत किया है। नंबर 1 विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। नंबर 2 क्रियात्मक विधि शास्त्र, फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। नंबर 3 न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इन 3 भागों में किसने डिवाइड किया है? प्रोफेसर स्टोन ने ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु का वर्गीकरण किया है। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ओके, प्रोफेसर ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विधान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उनमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ओके, देखिए ग्रे क्या कहते हैं? विधि शास्त्र विधि का विधान है, विधि का विधान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों, जो सिस्टमेटिक और व्यवस्थित नियम है, उनको सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ओके, प्रोफेसर ग्रे का कथन है कि विधि शास्त्र केवल औपचारिक विज्ञान नहीं है। विधि शास्त्र को केवल औपचारिक विज्ञान नहीं माना गया है ग्रे के अनुसार, बल्कि यह पार्थिक विज्ञान भी है। अतः इसे वैध संबंधों और विधिक नियमों का विज्ञान कहा जा सकता है। इट इज अ साइंस ऑफ लीगल। ओके, लीगल रिलेशनशिप एज वेल एज लीगल रूल्स। किसने कहा है? ये ग्रे के द्वारा कहा गया है। इट इज अ साइंस ऑफ लीगल रिलेशनशिप एज वेल एज लीगल रूल्स। टेक्स्ट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रोफेसर पैटन ने विधि शास्त्र को विधि अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है। चलिए देखते हैं। एलन ने विधि शास्त्र को विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण कहा है। एलन ने क्या कहा है? विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ अ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। देखिए ये जो एलन की परिभाषा जो है, ये डेफिनेशन भी एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण किसने कहा है? एलन ने। हॉलैंड ने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान बताया है। फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ।
बहुत बार हर एग्जाम में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। जितनी भी मैं डेफिनेशन आपको पढ़ा रही हूँ इन सबको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। हॉलैंड ने विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ बताया है। हॉलैंड की परिभाषा में प्रयुक्त विधि शास्त्र पॉजिटिव लॉ का आशय सामान्य की परिभाषा में प्रयुक्त सिविल विधि, सिविल लॉ से काफ़ी साम्य है, ठीक है। हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र भौतिक नियमों के बजाय विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाले मानवीय व्यवहारों से ही अधिक संबंध रखता है। देखिए हॉलैंड क्या कहते हैं, विधि शास्त्र भौतिक नियमों के बजाय, ठीक है, विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाले मानवीय व्यवहारों से अधिक संबंध रखता है, ठीक है। भौतिक नियमों के बजाय वह किससे अधिक संबंध रखता है, विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाले मानवीय व्यवहारों से, ठीक है, जो कि विधि के नियमों द्वारा शासित होते हैं, मानवीय व्यवहारों से अधिक संबंध रखता है भौतिक नियमों के बजाय। ओके। डायस और ह्यूज ने विधि शास्त्र को विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में माना है, ठीक है। डायस एंड ह्यूज ने विधि शास्त्र को विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में माना है। ओके। विधि शास्त्री ली के अनुसार विधि शास्त्र एक ऐसा विधान है जो मौलिक सिद्धांतों को अभिनिश्चित करने का प्रयास करता है। विधि शास्त्र एक ऐसा निधान है जो मौलिक सिद्धांतों को अभिनिश्चित करने का प्रयास करता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विधि में पाई जाती है। ओके, किसने कहा है ये? ली के अनुसार। प्रोफेसर कीटन विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है, ठीक है। कीटन के अकॉर्डिंग क्या है? विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है। उनके अनुसार यह शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों के व्यापक अर्थ में उनका विस्तृत अध्ययन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। किसने कहा है? ये कीटन ने। विधि शास्त्र के प्रकार, अब चलिए देखते हैं विधि शास्त्र के कौन कौन से प्रकार है। सामान्य एवं विशिष्ट, जनरल एंड जूरिस्प्रूडेंस। नंबर 2, व्याख्यात्मक एवं हिंदी निर्णयात्मक सिद्धांत। ये वन टाइम हिंदी है, हिंदी निर्णयात्मक सिद्धांत। सॉरी गाइज, ये हिंदी नहीं है, मिसप्रिंट है। व्याख्यात्मक एवं निर्णयात्मक विधि शास्त्र, एक्सपोजिटरी एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। नंबर 3, विश्लेषणात्मक ऐतिहासिक तथा नैतिक विधि शास्त्र, एनालिटिकल हिस्टोरिकल एंड एथिकल जूरिस्प्रूडेंस। नंबर 4, समाजशास्त्री विधि शास्त्र, सोशलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। नंबर 5, आंग्ल, ये है आंग्ल, आंग्ल विधि शास्त्र एवं महाद्वीपीय विधि शास्त्र, इंग्लिश एंड कॉन्टिनेंटल जूरिस्प्रूडेंस। अब देखते हैं ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ऑस्टिन क्या कहते हैं। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को निम्नानुसार विभक्त किया है। देखिए ऑस्टिन ने कैसे जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया है। नंबर 1, सामान्य विधि शास्त्र, जनरल जूरिस्प्रूडेंस। नंबर 2, विशिष्ट जूरिस्प्रूडेंस। सामान्य ने जूरिस्प्रूडेंस को जनरल एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट क्या है? जनरल जूरिस्प्रूडेंस और सेकंड क्या है? पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। ओके, ऑस्टिन के सामान्य विधि शास्त्र जनरल जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत विधि के उन सभी उद्देश्यों, सिद्धांतों, धारणाओं और विवादों का वर्णन रहता है जो समस्त विधि प्रणालियों में समान रूप से विद्यमान रहती है, ठीक है। ऑस्टिन की जो सामान्य जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है, सामान्य जूरिस्प्रूडेंस में हमें क्या देखने को मिलता है? हम उसमें पढ़ते हैं विधि के उन सभी उद्देश्यों, सिद्धांतों, धारणाओं और विवादों का वर्णन रहता है जो समस्त
विधि प्रणालियों में समान रूप से विद्यमान रहता है। सामान्य विधि शास्त्र को सैद्धांतिक विधि शास्त्र भी कहा जाता है। विशिष्ट विधि शास्त्र के अंतर्गत ऐसी वर्तमान या भूतकालीन विधि प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है जो किसी राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रहती है। ठीक है, जो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वर्तमान तथा भूतकालीन प्रेजेंट और पास्ट की जो विधिक प्रणाली रही है उनका अध्ययन हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, जो किसी राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रही है। ठीक है, जो किसी राष्ट्र तक ही सीमित है। इसी कारण विशिष्ट विधि शास्त्र को व्यवहारिक विधि शास्त्र या राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी कहा जाता है। पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को इसीलिए क्या कहा जाता है, विशिष्ट विधि शास्त्र के व्यवहारिक विधि शास्त्र, विशिष्ट विधि शास्त्र को, पर्टिकुलर विधि शास्त्र को व्यवहारिक विधि शास्त्र या राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी कहा जाता है। ऑस्टिन ने सामान्य विधि शास्त्र को सुस्पष्ट विधि का दर्शन, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। ठीक है, यहाँ दर्शन शब्द से अभिप्राय उनका वैज्ञानिक अध्ययन से है। ठीक है, दर्शन शब्द से क्या अभिप्राय है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन। सामंत, देखिए सामंत के अकॉर्डिंग सामंत ने कितने विधि शास्त्रों को कितने भागों में डिवाइड किया है और वह कौन कौन से है। सामंत के अनुसार विधि शास्त्र का वर्गीकरण निम्नवत है। नंबर 1 विश्लेषणात्मक एनालिटिकल, नंबर 3 हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, नंबर 3 इथिकल। चलिए अब देखते हैं बेंथम। बेंथम विधि शास्त्र को निम्नावत वर्गीकृत करते हैं। अब बेंथम ने विधि शास्त्र को कैसे वर्गीकृत किया है। नंबर 1 प्राधिकारी, ऑथोरिटेटिव, जिसका सृजन विधायी शक्ति से होता है। ठीक है, प्राधिकारी ऑथोरिटेटिव, जिसका सृजन किससे होता है, विधायी शक्ति से, लेजिस्लेटिव पावर से होता है। नंबर 2 अप्राधिकारिक, अनऑथोरिटेटिव, जो विधिक साहित्य से अपनी सामग्री प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें क्या था, जिसका सृजन किससे होता है, लेजिस्लेटिव पावर से होता है। और इसमें क्या कहा गया है, अपराधिकारी को, जो विधिक साहित्यों से अपनी सामग्री प्राप्त करता है। ठीक है, विधिक साहित्यों से अपनी सामग्री प्राप्त करता है। अपराधिकारी व्याख्यात्मक विधि शास्त्र ये पुणे नहीं, पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। ओके, नंबर 1 स्थानीय, किसी देश विशेष का विधि साहित्य समाहित करना। क्या है, किसी देश विशेष का विधि साहित्य समाहित करता है। ठीक है, उसे स्थानीय कहते हैं। और सार्वभौमिक क्या होता है, समस्त विश्व की विधि सामग्री का समावेश जिसमें होता है, जो समस्त होल वर्ल्ड का जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। और जो लोकल रहता है, स्थानीय जिसे कहेंगे, उसमें किसी देश विशेष की विधियों का साहित्य समाहित करता है। ठीक है, ब्राइस के कथनानुसार किसी देश की विधिक व्यवस्था उस देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव हेतु विशेष की बौद्धिक क्षमता पर भी पड़ता है, जिसकी अभिव्यक्ति वहाँ की विधि प्रणाली में मिलती है। ठीक है, क्या कहा गया है, ब्राइस के अनुसार किसी देश की विधिक व्यवस्था उस देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। ठीक है, उस देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव हेतु विशेष की बौद्धिक क्षमता पर भी पड़ता है, जिसकी अभिव्यक्ति वहाँ की विधि प्रणाली में मिलती है। ठीक है, इहरिंग एवं पाउंड के अनुसार देखते हैं ये क्या कहते हैं, समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र को हितों का विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट भी कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य के हितों का संरक्षण हो सके।
किसने कहा है ये कहा गया है इहरिंग के द्वारा। देखिए गाइज, आज हमने जितना भी हमने थ्योरेटिकल जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू भी लेके आई हूँ, जो कि हम साथ साथ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किसके ऊपर जो हमने जो थ्योरी पढ़ी है अभी, डेफिनेशन पढ़ी है, और किसने कितने भागों में जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया है, किस जूरिस के द्वारा। तो हम इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से पसंद आई, समझ आई होगी, और ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विधि शास्त्र को देवी और मानवीय बातों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, राइट सही और गलत का विज्ञान, साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी कहकर परिभाषित किया है। देखिए किस जूरिस्प्रूडेंस के द्वारा ये कहा गया है, विधि शास्त्र को देवी और मानवीय बातों का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, सही और गलत का विज्ञान, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कहकर परिभाषित किया है। ए अल्पियन, बी हॉब्स, सी ब्लैकस्टोन, डी ऑस्टिन। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ए अल्पियन। अल्पियन के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दो लैटिन शब्दों जूरिस और प्रूडेंसिया के योग से बनी। जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र का अर्थ निम्न में से है। ए विधि का क्रमबद्ध ज्ञान, बी विधि का विज्ञान, सी विधि का ज्ञान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। राइट आंसर विल बी सी विधि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिस का मीन्स होता है लॉ, ओके, और प्रूडेंसिया का मीन्स क्या होता है, नॉलेज, ओके, नॉलेज ऑफ लॉ। स्टार्टिंग में हमने ये सब पढ़ा है, और इसलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लेकर के आई हूँ, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नीचे देश एवं संबंधित विधि का पर्याय दिया गया है, कौन सी विधि किस देश से संबंधित है, सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। हिंदू प्रणाली, हिंदू प्रणाली, बी मुस्लिम प्रणाली, सी फ्रांसीसी, डी रोमन, सॉरी ये 1 2 करके है, 1 हिंदू प्रणाली, 2 मुस्लिम प्रणाली, 3 फ्रांसीसी, 4 रोमन, 5 जर्मन। अब देखिए ये हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, हमको मैच करना है कौन सी प्रणाली किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। देखिए हिंदू प्रणाली किससे संबंधित है, धर्म से। मुस्लिम प्रणाली किससे संबंधित है, मुस्लिम प्रणाली हुक्म। फ्रांसीसी ड्रायट, रोमन जस, और जर्मन है रिस्ट, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग आप नीचे इसके आंसर दिए गए हैं, ये आप मिलान कर सकते हो। देखिए जो हिंदू प्रणाली थी वह थी धर्म से संबंधित, तो धर्म हमारा कौन से नंबर पे है, डी। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हो, हिंदू प्रणाली धर्म से संबंधित है, ओके। अब देखिए आप क्या करोगे, फर्स्ट का डी आप देखोगे, फर्स्ट का जो डी है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आगे आपको कुछ भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको टिक कर सकते हो, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विधि शास्त्र के इतिहास में नवयुग का सूत्रधार करने वाला विधि शास्त्री कौन है। ए सामंड, बी ऑस्टिन, सी हॉलैंड, डी हॉब्स। चलिए देखते हैं। राइट आंसर विल बी बी ऑस्टिन।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस विधि शास्त्र को विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहकर परिभाषित किया है? ठीक है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहकर किसको परिभाषित किया है? ए बेंथम, बी ऑस्टिन, सी सामर्न, डी हॉलैंड। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी डी हॉलैंड। ये जो कहा गया है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसके द्वारा कहा गया है? हॉलैंड के। ठीक है, राइट आंसर विल बी डी हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, विधि शास्त्र विधि का विज्ञान द साइंस ऑफ लॉ निम्न में से किसका कथन है? ए सामर्न, बी बेंथम, सी एलन, डी डीन रस्कोपॉन्ड। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ए सामर्न महोदय के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, द साइंस ऑफ लॉ विधि का विज्ञान किसने कहा है? सामर्न ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, किस अंग्रेज विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहा है? किसने कहा है? ए ड्यूगिट, बी बेंथम, सी हॉब्स, डी प्रोफेसर एलन। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी डी प्रोफेसर एलन के द्वारा कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई है? द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ किसने कहा है? प्रोफेसर एलन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विधि शास्त्री का दर्शन उपयोगितावादी व्यक्तिवाद यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है, जो 18वीं शताब्दी के विधि दर्शन में अमूर्त विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया था? ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर। ए बेंथम, बी ऑस्टिन, सी हेनरीमैन, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर विल बी ए बेंथम। ये किसकी परिभाषा है? बेंथम के द्वारा कहा गया है। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया है? बेंथम। गाइज अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल, जिसमें आपका बेंथम और ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल के जो भी चीफ एक्सपोनेंट रहे हैं वो सब मैं आपके लिए उस वीडियो में लेकर के आऊँगे, और आपको ये सब जितने भी आपकी ये डाउट अगर आ रहे हैं उस वीडियो को देखकर और भी ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किस विधि शास्त्री के अनुसार विधान का उद्देश्य अधिकतम संख्या के लोगों का अधिकतम सुख है? ठीक है, किसने कहा है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर किसने बोला है ये? ए ऑस्टिन, बी बेंथम, सी डीन पाउंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी बी बेंथम के द्वारा यह कहा गया है। बेंथम ने एक यूटिलिटेरियन थ्योरी दी थी और दूसरा उसने क्या बोला था? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर अधिकतम संख्या के लोगों का अधिकतम सुख, कि अधिकतम संख्या में लोगों को अधिक से अधिक सुख मिलना चाहिए। ठीक है, किसने बोला था? बेंथम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जर्मी बेंथम विधि शास्त्र की किस विचारधारा के समर्थक थे? ए समाजशास्त्री विचारधारा, बी ऐतिहासिक विचारधारा, सी विश्लेषणात्मक विचारधारा, डी प्राकृतिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर जो आंसर होगा वह होगा सी विश्लेषणात्मक विचारधारा। देखिए गाइस, ये जो बेंथम है, बेंथम को हम दो विचारधाराओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं समाजशास्त्री विचारधारा और दूसरा पढ़ते हैं हम विश्लेषणात्मक विचारधारा। इसको हम जो कह सकते हैं बेंथम को समाजशास्त्री विचारधारा का जुरिस भी हम इसको कह सकते हैं और एनालिटिकल स्कूल का भी हम कह सकते हैं। जो फाउंडर एनालिटिकल स्कूल के जो फाउंडर है वह बेंथम को माना जाता है और फादर कौन है? ऑस्टिन। एनालिटिकल स्कूल के जो फादर है वह कौन है? ऑस्टिन, और बेंथम फाउंडर माने जाते हैं। देखिए जो ऑस्टिन जो है वह बेंथम के शिष्य रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि जो जिस समय
बेंथम जो थे उनकी जो बुक्स थी और ऑस्टिन की जो बुक्स थी वो बेंथम की बुक्स से पहले पब्लिश हो गई, और ऑस्टिन ने बेंथम की विचारधारा को ही फॉलो किया था। इसलिए दुनिया के सामने बेंथम की बातों को सामने नहीं लाया गया, क्योंकि उनकी बुक्स पहले पब्लिश नहीं हुई थी। ऑस्टिन की जो बुक्स थी वह बेंथम की बुक्स से पहले पब्लिश हो गई थी, जिसके कारण फादर ऑफ जूरिस एनालिटिकल स्कूल ऑस्टिन को माना गया है, और फाउंडर ऑफ जूरिस एनालिटिकल स्कूल किसको माना गया है? बेंथम को। ये सब अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे, तो उसमें ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। ठीक है गाइज, आज अपनी क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। और गाइज ये जो वीडियो है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।